हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटी का सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आ गए हैं। तो अब बात करते हैं पॉलिटी के सेकंड पार्ट को लेके। जब डिस्कशन कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, हमने पार्ट्स उसके देखे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका सेकंड पार्ट आया है। हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था पार्ट 3 तक हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट पार्ट जो है आपका अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपका पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 4 में क्या दिया है, डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं, पूरा नाम क्या है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया गया, इसमें आर्टिकल हैं आपके 100 एंड आर्टिकल हमने आपको दिया बताया, तो वहाँ पर याद होगा आपको 35 तक था आपका आर्टिकल। और यहाँ पे आर्टिकल 36 से लेके आपका 51 तक आर्टिकल है, जिसमें डीपीएसपी में बात करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या दिया गया आपका, विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत हो गया आपका आर्टिकल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। आर्टिकल आपका 40 में दिया गया है। ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना होगा, आर्टिकल 44। ठीक, तो इस तरह के जो आर्टिकल आपके आएंगे पार्ट 4 में आएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या था आपका, नेक्स्ट पार्ट जो है आपका पार्ट 4A है। पार्ट 4A, जो कि क्या दिया गया आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, क्या दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात की। इनमें केवल एक ही आर्टिकल है, किसमें दिया, आर्टिकल 51A। तो ये किसके द्वारा कब आई थी, एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थी, ये एडेड हुई थी। कब ऐड हुई थी, 42nd जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसके द्वारा ऐड की गई थी। इसको रिकमेंडेड कौन सी कमेटी ने किया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ओरिजिनली इसमें कितनी आपकी, ओरिजिनली जब जोड़ा गया था पहली बार, इनिशियली कह सकते हैं इसका मतलब, तो इनिशियली कितने थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करती थी। ड्यूटीज़, ठीक है। और लास्ट में जोड़ दिया गया 11th फंडामेंटल ड्यूटी, क्या थी आपका, एवरी पर्सन शुड प्रोवाइड द एजुकेशन टू द चाइल्ड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में जोड़ा गया था। ठीक, तो अब टोटल आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी कितनी हो गई हैं आपकी, 11। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट पे। पार्ट 4 हो गया। अब अगला पार्ट क्या था आपका, पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या दिया गया आपका, इस यूनियन गवर्नमेंट दिया गया है। पार्ट 5 क्या दिया गया आपका, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट, इसमें आर्टिकल कहाँ से दिया गया, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक आर्टिकल दिया गया है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या, जैसे आपका पढ़ना होगा, एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, जैसे प्रेसिडेंट होगा आपका। इसका आर्टिकल कहाँ से होता है आपका, 52 से लेके 78 तक होता है। फिर जैसे प्रेसिडेंट के अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे क्या कि 53 में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर जो होती हैं यूनियन गवर्नमेंट की, किस पे डिपेंड करती हैं, वो इसके आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट की ही अगर काम करेगा, जो प्रेसिडेंट के नाम पर ही जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमारी काम करती है वो आएगा। फिर इसी में आएगा 61 भी आता है, जैसे जो मैंने आर्टिकल अभी रिवाइज करा रहे हैं आपको। 61 में क्या है, इम्पीचमेंट आपने सुना होगा।
यानी कि महाभियोग जिसे बोलते हैं। तो 72 है जैसे आपका, तो ये क्या है, पार्डनिंग पावर आपने सुना होगा, जो क्षमा दान करते हैं, पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है। ठीक है, तो ये सारा किस में आएगा, प्रेसिडेंट हो गया। फिर इसमें आएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद और आएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर हो गया, जैसे पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसी के अंदर फिर क्या आ जाएगा, पार्लियामेंट भी इसी में आ जाएगा। तो ये जो सारे एक्ट आएंगे या जो भी इसके अंदर दिया गया प्रोविज़न किस में आएगा, पार्ट 5 में आएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, नेक्स्ट पार्ट जो है आपका पार्ट 6 है। इसमें क्या कहा गया है, जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5 में दिया गया है, उसी तरह इसमें क्या दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है। ठीक, तो स्टेट गवर्नमेंट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था आपका, आर्टिकल आपका स्टेट गवर्नमेंट का जैसे दिया था 152 से लेके 237, 152 से आर्टिकल कहाँ तक है आपका, 237 तक आर्टिकल दिया गया है। ठीक, तो इसमें भी जैसे क्या एग्जीक्यूटिव में अब हम पढ़ेंगे क्या, इसमें क्या क्या जब पढ़ेंगे डिटेल में, तो जैसे गवर्नर हो गया आपका, ऑफिस ऑफ गवर्नर। फिर इसके बाद आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए जो होंगे, यानी कि लिखोगे आप कह सकते हो एमएलए जिसके अंदर आएंगे, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई। फिर इसी में आपका एमएलसी, यानी एमएलसी क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसी में आएगा चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये जो सारे पार्ट्स आएंगे किस में आएंगे, इसके अंदर ही आ जाएंगे पार्ट 5 में, 6 में। अब इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट पार्ट आपका है, नेक्स्ट पार्ट जो बचता है आपका अगला पार्ट क्या है आपका, पार्ट 7। ये क्या हुआ, एक्चुअल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, अभी तो क्या हो गया, रिपील्ड कर दिया गया इसको। इसमें था क्या, अगर हम याद करना चाहें, देखना चाहें तो था क्या, तो इसमें कुछ नहीं था। इसमें दिया था कि जैसे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था, तो इंडिया ने 2 पार्ट में इसको, हमारे जो संविधान थे उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया था। यानी कि एक में क्या था, यूनियन लिस्ट थी, मतलब लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी में स्टेट्स को डिवाइड किया गया। तो जो लिस्ट बी थी उसमें क्या दिया था, कुछ स्टेट्स दिए गए थे, यानी कि इसमें क्या दिया था, स्टेट लिस्ट ऑफ स्टेट्स, यानी इसमें कुछ दिया गया था, क्या दिया गया था, लिस्ट ऑफ स्टेट्स, लिस्ट बी ऑफ स्टेट्स, यानी कि बी लिस्ट के जो थे स्टेट्स थे उनको दिया गया था इसमें। तो लेकिन जब यहाँ पर फजल अली कमीशन जब आई थी, उन्होंने कहा था कि इस लिस्ट बी और लिस्ट ए में कोई डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद से इसको रिमूव कर दिया गया था, और इसलिए ये पार्टिकल क्या हो गया, अब नहीं हमारे यहाँ काम करता है। ठीक, तो अगले आर्टिकल पे चलते हैं, पार्ट 8 की बात करें अगर, तो पार्ट 8 में क्या आपका दिया गया है, यूटीज़ के बारे में दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज़। क्या दिया गया, यूनियन टेरिटरीज़। इसमें आर्टिकल आपके दिए गए हैं, वहाँ पर आपने देखा था कि आर्टिकल कहाँ तक था आपका, 237 वहाँ पर था। ठीक, तो इसमें भी ऐसे आर्टिकल आपके दिए गए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, तो इसमें यूनियन टेरिटरी, जैसे अभी प्रेजेंट में कितनी यूटीज़ हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। कितनी यूनियन टेरिटरी हैं आपकी, 8 यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल जिसमें होता है आपका, कहाँ से कहाँ तक होता है, आर्टिकल की बात करते हैं तो 239 से लेकर 242 तक आता है। ठीक, तो ये इस आर्टिकल में कहाँ तक, 239 से लेकर 242 तक आता है। फिर इसके बाद आप पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है जो आपका पार्ट 9 बात करते हैं। पार्ट 9 में क्या आपका दिया हुआ है, ठीक, पार्ट जो 9 है आपका उसमें क्या दिया गया, पार्ट बात करते हैं पंचायत राज, पंचायती राज दिया गया है।
तो इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया गया आपका, ये पार्ट 9 है, इसमें आर्टिकल है आपका आर्टिकल 243 से 243 पी तक दिया गया है, 243 ओ तक दिया, ओ से पी, ठीक है। यानी आर्टिकल 243 से लेकर 243 पी तक दिया गया है इसमें पार्ट 9 में। ये क्या है, पंचायती राज। इसमें अगर कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि और फैक्ट पर अगर बात करें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कितने 29 सब्जेक्ट्स हैं, कितने 29 सब्जेक्ट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं, जो यानी कि जो पंचायती राज की जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको देना चाहिए, ठीक। तो ऐसे 29 सब्जेक्ट हैं जो अभी तक किसी ने हस्तांतरित नहीं किए गए हैं, जो मतलब नियम है उन्होंने बताया है जो संविधान ने कि इन फ्यूचर सम टाइम के बाद क्या होगा, ये ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए सरकारों को या लोकल गवर्नमेंट्स को। तो ये आपका पार्ट हो गया 9। नेक्स्ट पार्ट ही ऐसे में 9 में ही सब पार्ट है आपका, पार्ट 9 में सब पार्ट है आपका 9A। इसमें क्या दिया गया है, और एक और पंचायती राज में एक फैक्ट और याद रखिएगा, जो पंचायत सिस्टम था या पंचायती राज सिस्टम था या लोकल गवर्नमेंट था, इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया था, एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, तभी इसको क्या दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। थोड़ा सा और फैक्ट हम जान लेते हैं इसके बारे में ज़रा। ठीक, ये कितने सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट। तो अगर आप बात करते हैं तो पहली बार जो हमारा पंचायत बनी थी तो कहाँ पर बनी थी, नागौर में बनी थी, GAUR, नागौर राजस्थान में। यानी कब बनी थी, 1959 में पहली बार पंचायत बनी थी। कौन से अक्टूबर में बनी थी आपका, 59 में बनी हुई थी, 2 अक्टूबर को बनाई गई थी, ठीक। लेकिन जब ये जो एक्ट हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था, ये वाला, ये एक्ट इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 92 में ये पास हुआ था, तो ये 24 अप्रैल 1993 में, इसको 92 में आपका पास हुआ था, तो 93 में ये एक्ट क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट इन्फोर्समेंट में आया था। इसलिए हम लोग मनाते हैं 24 को, क्या मनाते हैं, नेशनल पंचायती राज दिवस को मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। तो 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। अब और चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट जो अगला पार्ट क्या आपका, पार्ट 9 का ही, जैसे मैंने बताया कि सब पार्ट है पार्ट ए। तो इसमें दिया गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपालिटीज़ कहें या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहो, जो भी आप कह सकते हो, कॉरपोरेशन कहना चाहें, ठीक। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो इसमें क्या दिया गया है, इसके भी ये ऐड किया गया था, किसके द्वारा, एडेड बाई कौन से, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में इसको भी ऐड किया गया था। तो अगर और बात करें इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रिलेटेड फैक्ट की, तो पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब बनी थी, कब बनी थी, कहाँ पर, फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ बनी थी, मद्रास में बनी थी, जिसको चेन्नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता था। कब बनी थी, 1688 में। तो ये भी आप फैक्ट याद रखना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है, या अपने आंसर को एम्फोसाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी इसी में आता है आपका, पार्ट 9A की जगह अब 9B भी है, इसमें पार्ट 9B है। तो इसमें क्या दिया गया आपका, पार्ट 9B में आपने सुना होगा बहुत, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसमें क्या दिया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में दिया गया है। सोसाइटीज़ के बारे में दिया है, ये भी ओरिजिनल में नहीं था, तो इसलिए इसको देख रहे हैं आप, जिसमें भी ऐसा ओरिजिनल नहीं होगा उसमें ऐड कर दिया गया है। तो ए और बी समथिंग लाइक पार्ट ऐड किए गए होंगे ज़रूर। तो ये कब ऐड हुआ था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था, 2011 में, 2011। और एक और फैक्ट इसमें याद रखिएगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जैसे हमने बताया था पंचायती राज में कितने 29 सब्जेक्ट्स हैं, जिनको स्टेट को चाहिए कि वॉलेंट्री उनको राइट्स दिए जाएं। जैसे टैक्स कलेक्शन का है, तो वो अपना एक तरह से रेवेन्यू मॉडल बनाएं और जाके लोकल एरिया में डेवलपमेंट का काम करें, ठीक। तो ये सब इसके बाद, तो इसी तरह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है वो 18 सब्जेक्ट हैं,
आपकी 18 सब्जेक्ट हैं जो देने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ऐसा सोचा था, ठीक। तो इसलिए हम ध्यान से कह सकते हैं कि जो लॉ मेकर ने वो कहा था कि इन फ्यूचर ये चीज़ें क्या होंगी, आपस में थोड़ा समय लगेगा और ये चीज़ें ईजिली और पास आउट हो जाएंगी और लोकल गवर्नमेंट अच्छे से स्ट्रांग होगी ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन और बढ़ सके। तो ये आपका पार्ट हो गया 9। तो अब बात करते हैं अगला पार्ट क्या है, आपका पार्ट 10 है, ठीक। तो पार्ट 10 में क्या दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन दिया है। इसमें क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यानी कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में दिया गया है। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, आर्टिकल जो आप कह सकते हैं तो इसमें दिया गया आर्टिकल कहाँ से 244 से लेके 244A तक दिया गया, ठीक। तो ये आपका पार्ट हो गया 10। फिर इसके बाद चलते हैं अगले पार्ट आपका बचा आगे से कौन सा पार्ट है, 11। तो पार्ट 11 में सुना होगा आपने, वो इंटर स्टेट काउंसिल बनती हैं। तो ऐसे क्या है आपका इंटर स्टेट क्या रिलेशनशिप के बारे में दिया गया, यानी कि रिलेशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट हो गया आपका एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि रिलेशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कहाँ से आर्टिकल आपका कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल बात करते हैं, इसमें आर्टिकल जो हैं आपके 245 से लेके 263 तक। आपको याद होगा जो 263 आर्टिकल है, इसमें क्या इंटर स्टेट काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, प्रेसिडेंट करते हैं इसको इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पार्ट 11 हो गया। अब आगे चलते हैं हम पार्ट 12 है इसका। तो पार्ट 12 में क्या दिया गया है, पार्ट 12 में दिया गया फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। यानी कि पार्ट 12 में क्या दिया गया है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, ये पार्ट उसमें दिया गया था। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 264 से लेके आपका आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 300A तक। याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में बताया 300 आर्टिकल 300A क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। जिसको क्या बना दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले इनिशियली क्या था, फंडामेंटल राइट था, अब इसको क्या कर दिया था, लीगल राइट बना दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट के तहत, तो 44th अमेंडमेंट के तहत 78 में CA है और 1978 में। तो ये याद होगा आपको, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद पार्ट आपने बात करी आपकी पार्ट 12 तक। तो अब बचा आगे क्या है, पार्ट 13 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 13 में क्या दिया है कि ट्रेड, कॉमर्स, एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं, इसमें कहा गया कि कोई भी यानी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, भारत की जो भी बॉर्डर सीमा है उसके अंदर कोई भी ट्रेड करने में, कॉमर्स बिजनेस करने में या इंडस्ट्री इंटरकोर्स यानी कि विद इन टेरिटरी में कहीं पर भी आप ट्रेड व्यापार कर सकते हैं। और कोई भी वहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे के साथ नहीं करेगा कि जैसे यूपी वाला बंदा बिहार में जाकर बिजनेस कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको बिहार में जाकर कई सारी दिक्कतें से झेलनी पड़ सकती हैं या कोई समस्या एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याएँ आ जाएँ। तो ये आर्टिकल कहाँ से आता है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक, ठीक। तो ये चीज़ है आपकी बात करती है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद भारत में मतलब कहीं पर भी आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद अगला पार्ट है हमारा पार्ट 14। तो पार्ट 14 की अगर हम बात करेंगे तो पार्ट 14 में क्या दिया गया है, यानी कि सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी आपकी सर्विस जो भी करने के प्रोविज़न्स होंगे या सर्विस कंडीशन कैसी होंगी, तो जो भी प्रोविज़न है वो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के अंडर जो कर रहे हैं सर्विस, उनके राइट्स के बारे में बात की गई है। तो ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया गया, आर्टिकल आपकी बात करते हैं आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक होगा। ठीक, 308 से 323 तक आर्टिकल की बात करते। जैसे आपने याद होगा 312 आर्टिकल है, यानी किसकी बात करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज की बारे में बात करता है। इस तरह के जो आर्टिकल आएंगे इसके अंडर ही आते हैं ये आर्टिकल। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट सब पार्ट भी है। पार्ट 14A है। पार्ट 14 में क्या है, ट्राइब्यूनल्स दिए गए हैं। तो इसमें दो आर्टिकल हैं 323A एंड 323B। तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एंड जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स। तो ये ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात की गई है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो पार्ट आपका क्या था 15 आता है, पार्ट 15। तो पार्ट 15 में क्या दिया गया, इलेक्शंस। क्या दिया गया है, इलेक्शंस के बारे में। आर्टिकल कहाँ से आपका है, 324 से लेके आपका 329 तक। तो आर्टिकल 329 में 324 में क्या दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इनिशियली जैसे इलेक्शन में क्या मतलब है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। और ये इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शंस कराती है, जैसे कि लोकसभा इलेक्शन हो गए, राज्यसभा के इलेक्शन हो गए, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन हो गए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए। तो ये भी सारे जो होंगे वो कौन कंडक्ट कराता है, ये लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। अब जैसे लोकल गवर्नमेंट के होते हैं, लोकल इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जैसे क्या होंगे लोकल गवर्नमेंट के, यानी कि पंचायत के इलेक्शन होंगे, ब्लॉक पंचायत के इलेक्शन हैं। ये सब कौन कराएगा, ये सब कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये सब कौन कराएगा, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये सारे कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। फिर इसमें कुछ और फैक्ट देख लेते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, या इलेक्शन कमीशन के बारे में, जब इनके फंक्शंस और वो सारे कुछ होंगे क्या होंगे, और आप देख लेते हैं। ठीक, तो क्या है आपका फैक्ट इसमें देखते हैं। जैसे इनिशियल ये जो इलेक्शन कमीशन हमारा था, बॉडी जो बनी थी, ये कब बनी थी, एक इलेक्शन कमीशन जो आया था हमारा 25 जनवरी 1950 को इसको स्थापना हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसीलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। ठीक, तो हर 25 तारीख को 25 जनवरी क्या मिलते हैं, नेशनल वोटर्स डे। ठीक,
तो इनिशियल जो बॉडी थी एक मेंबर बॉडी हुआ करती थी, फिर इसके बाद एक बार फिर से क्या हुआ, वन मेंबर बॉडी पहले थी इनिशियली। अब प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में थ्री मेंबर बॉडी है। वन क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वन क्या है आपका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और इसमें दो क्या हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये तीन मेंबर हैं। अगर अभी आप देखते हैं, याद होगा आप में रिसेंट में ये अपॉइंटमेंट हो तो बहुत ज़रूरी है, पूछा जा सकता है। तो अभी रिसेंट के जो अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, तो ये सारे जो अपॉइंटमेंट वाला भी वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, तो ये आप देख सकते हैं। एक फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि जैसे पहली जो फर्स्ट वुमेन थी, यानी कि फर्स्ट वुमेन जो हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी वो आपको देखना है। तो उनका क्या नाम था, ये क्वेश्चन ही लास्ट ईयर 2021 में भी पूछा गया था, एक सेंटेंस के फॉर्म में आया था। तो आप देखिए उनका नाम क्या था, रमाबाई नाम था। क्या नाम था उनका, ठीक, द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, रमाबाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रमा देवी। कब बनी थी ये, नवंबर, बनी थी 1999 में, 90 में, और दिसंबर तक में इनको कार्यकाल ख़त्म हो गया था 1990 में। तो एक महीने के लिए बनी थी, लेकिन फर्स्ट थी ये लेडी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनी थी। आई होप you would like the session, and thank you for supporting us, and please do like, share and subscribe, and thank you for watching, and have a good day.